हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो नया बैच शुरू होने जा रहा है क्लास 11 और 12 अकाउंट्स के लिए। अगर आपको मेरे साथ सीखना अच्छा लगता है, लर्न करने में अच्छा लगता है, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को और बूस्ट कर सकते हो मेरे साथ ऑनलाइन सेशंस में। अगर आप मेरे साथ सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो अपना नाम और क्लास मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। तो आज के क्वेश्चन में तीन पार्टनर्स हैं, अंशु, अंजू और अनुपमा, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। अब वो इसको चेंज करना चाहते हैं 1 अप्रैल से। वो इसको चेंज करना चाहते हैं 1:1 में, मतलब कि तीनों पार्टनर्स प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करना। अब इस चेंज की वजह से क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं वो देखते। गुडविल की वैल्यू लगानी है आपको 7,000। एसेट्स और लाइबिलिटीज को इन्होंने रिवैल्यूएट किया है, उसको आपको देखना है बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो आपको नहीं बनाना। आपको क्या करना है, उसके लिए एक इफेक्ट की जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनानी है। आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, बैलेंस शीट बनानी है, जो रिकंस्ट्रक्शन के बाद जो आपकी नई बैलेंस शीट बनकर आएगी वो आपको बना के देनी है। पार्टनर्स क्या चाहते हैं, पार्टनर्स रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, मतलब कि रिजर्व को आपको यहाँ पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देना। लेकिन वो रिवाइज्ड वैल्यूज जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की आपने यहाँ पर देखी है, उसको आपको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। आपकी जो बैलेंस शीट में वैल्यूज है उसी को लेकर के आपको चलना है। तो अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है देखो और समझो। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, लेकिन आपको इसका इफेक्ट जरूर देखना है। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, आपको बनाने हैं दो कॉलम, प्लस और माइनस। प्लस में आप लिखोगे वो आइटम्स जो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखते हो, जिसमें आपको फायदा होता है। और नेगेटिव में आप, माइनस में आप वो लिखोगे जो आप डेबिट साइड पर लिखते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जिसमें आपको नुकसान होता है। तो जैसे कि लैंड की वैल्यू 3 लाख रुपए हो गई है, जिसे आपने बैलेंस शीट में 2 लाख से दिखाया है, मतलब कि 1 लाख रुपए से लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई। इंक्रीज इन द एसेट मीन्स फायदा। फायदा आप कहाँ दिखाओगे, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। तो क्रेडिट में दिखाओगे तो आप प्लस के कॉलम में लिखो 1 लाख। अब यहाँ पर कहा गया है बिल्डिंग को आपको डेप्रिशिएट करके दिखाना है 5% से। डेप्रिशिएट 5% से कितना हो जाएगा आपका, 80,000 का 4,000। और डेप्रिशिएट का मतलब है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज मतलब नुकसान। तो आप इसको माइनस के कॉलम में दिखाओगे। प्लांट की वैल्यू को भी 5% से आपको डिक्रीज करना है, डेप्रिशिएट करना है। डिक्रीज मतलब नुकसान, जिसे आप माइनस के कॉलम में दिखाओगे। और कितना, 5%, 1,60,000 का, तो कितना हो जाएगा आपका 8,000। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट 8,000 माइनस के कॉलम। स्टॉक की वैल्यू 2,25,000 हो गई, जो कि आपने बैलेंस शीट में दिखाई है 2,10,000, मतलब कि 15,000 से स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट फायदा है, कितना, 15,000, जिसे आप प्लस के कॉलम में लिख दो। क्रेडिटर्स की अमाउंट जो 2,000 रुपए की है वो यहाँ पर क्लेम नहीं आने वाला। आपको क्रेडिटर्स की 2,000 रुपए की पेमेंट किसी को नहीं करनी, तो वो एक तरह से आपके लिए फायदा है, वो इसे कम करना चाहते हैं। तो लाइबिलिटी पहले से रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, तो ये आपके लिए फायदा है या नुकसान है, फायदा है, जिसे आप प्लस के कॉलम में लिखोगे 2,000। आप इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाते हो, क्रेडिट साइड पर, तो आप इसे यहाँ पर प्लस के कॉलम में दिखाओगे। अब करो टोटल। टोटल करने पर आपको पता चल रहा है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन पर 1,05,000 रुपए का। इस 1,05,000 रुपए को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना आपको। इसकी वजह से यहाँ पर पार्टनर्स में क्या इफेक्ट आना है वही दिखाना है। अभी देखो, अब आपको आगे क्या करना है। यहाँ पर रिवैल्यूएशन का अब आपके पास प्रॉफिट आ गया 1,05,000। गुडविल का है 60,000। गुडविल भी आपको पूरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो हम एक साथ 1,65,000 का जो इफेक्ट बनने वाला है वही एक साथ हम शो करेंगे। तो आपको पता है, अगर इस 1,65,000 रुपए को अगर आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो पार्टनर्स को जो पैसा मिलने वाला है वो कुछ और अमाउंट आएगी। और नई रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो अमाउंट कुछ और आएगी। तो यहाँ पर किसी का कम हो सकता है हिस्सा, किसी का कम ज्यादा हो सकता है। तो यही चीज आपको निकालनी है कि किसका नई रेशियो के अकॉर्डिंग बढ़ने वाला है और किसका घटने वाला है। तो आप पहले देखो फ्रैक्शन में, अंशु का देखो,
अंशु को पहले प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था, ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट ज्यादा था, नई रेशियो में कम हो गया, तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है उसका कम हो रहा है, उसको आगे चल करके कम मिलेगा, इसका मतलब उसको नुकसान हो रहा है, वो इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट छोड़ रही है। इसी तरह से अंजू को भी इतना ही शेयर ऑफ प्रॉफिट नुकसान हो रहा है। पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा बनता था, अब नई रेशो के अकॉर्डिंग उसका कम बनेगा, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट कम घटा करके मिलेगा, उसको पहले से घटा करके इतना कम मिलेगा। तो यहाँ पर इन दोनों पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है। अगर ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा तो उनका शेयर ज्यादा बनेगा, और नई रेशियो के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा तो उनका शेयर कम बनेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इसलिए इन दोनों को नुकसान हो रहा है। तो फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है अनुपमा को, जिसे पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट कम मिलता था, लेकिन अब नई रेशियो के अकॉर्डिंग उसको बढ़ करके मिलेगा। कितना? इतना फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट उसको बढ़ करके मिलेगा, आगे चल करके उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस चीज को एक और नए तरीके से समझो। अगर आप इस 1,65,000 को ओल्ड रेशो में बांटते तो अंशु का शेयर कितना होता? 66,000, अंजू का 66,000 और अनुपमा को 33,000 मिलते। नई रेशो में बांटते तो अब आप देखो तीनों पार्टनर का शेयर कितना बन रहा है? 55,000, 55,000, 55। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि अंशु और अंजू को 11,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। पहले ज्यादा बन रहा है, अब नए के अकॉर्डिंग कम बन रहा है। और अनुपमा का जो पहले कम था, अब वो बढ़ करके मिलेगा उसको 22,000 रुपए से। तो क्या इन दोनों को जो नुकसान हो रहा है वो बियर करेंगे? जो इसको फायदा होने वाला है वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अनुपमा को जो फायदा हो रहा है वो इस चीज को कंपनसेट करेगी बाकी पार्टनर्स को। एक तरह से देखा जाए तो ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो इनको छोड़ना पड़ रहा है वो किसके पास जा रहा है? अनुपमा के पास। तो अनुपमा ही जो इनको इस टाइम पर नुकसान होने वाला है वही इनको कंपनसेट करेगी। तो आपको ये समझाने के लिए ये शीट मैंने बनाई है, आपको ये एग्जाम में नहीं बनाना। आपको क्या बनाना है? जो पहले ये शीट बनाई है हमने, इसको करके दिखाना है, और आगे आपको इसको इस तरह से प्रेजेंट करके दिखाना है। ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन की अमाउंट कितनी बनेगी? इतनी अमाउंट पर, क्योंकि सारा किस्सा कितना है? किसका है? इस 1,65,000 का, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। इसी में ही फायदा और नुकसान हो रहा है। इसी में ही अंशु को इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट कम मिलेगा आगे चल करके, अगर बांटा जाएगा तो वो इस नुकसान को नहीं सहेगी, वही अमाउंट आपको निकालनी है। तो इस फ्रैक्शन को आप इस अमाउंट में निकालते तो वो आएगी 11,000 रुपए। तो आप इसको ये सोचो कि ये इस फ्रैक्शन को बेच रही है अनुपमा को कितने रुपए में? 11,000 में। इसी तरह से अंजू अंजू भी अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रही है कितने में? 1,65,000 का फ्रैक्शन निकालोगे इसको तो आपका आएगा 11,000। 11,000 रुपए में वो अपना इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को बेच रही है। किसको? अनुपमा। जिसके लिए वो पेमेंट लेगी अनुपमा से कितनी? 11,000। 11,000 अंशु लेगी, 11,000 अंजू। तो अब अनुपमा को पेमेंट करनी होगी कितनी? 1,65,000 में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको बढ़ करके मिलने वाला है, जो वो खरीद रही है, उसकी अमाउंट निकालोगे तो 22,000। तो ये मैच करना चाहिए आपका, इन दोनों का टोटल सेम इससे आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट माना जाएगा। अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है कैलकुलेशन। तो अब यहाँ पर जब ये दोनों खरीद बेच रहे हैं तो इनको पेमेंट मिलेगी। पेमेंट मिलेगी मतलब कि इनके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, इनके अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा। ये पेमेंट करेगा, खरीद रहा है तो पेमेंट करेगा, तो इसके अकाउंट से पैसा निकाला जाएगा, इसके अकाउंट को डेबिट करोगे। तो अब यहाँ पर एंट्री बनेगी आपकी अनुपमास कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,000, और बाकी के दोनों पार्टनर्स के अकाउंट को आप 11,000 रुपए से क्रेडिट करोगे। तो ये तो हो गया इफेक्ट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और गुडविल का, जो कि आपको बुक्स में नहीं करना, लेकिन हाँ पार्टनर्स में जो इसका इफेक्ट पड़ने वाला था, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने की वजह से जो आपका इफेक्ट आने वाला था, वो बाहर की बाहर आपने पार्टनर्स में आपस में एडजस्टमेंट कर दी। बुक्स में आप इस रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप इसे पार्टनर्स में बाहर के बाहर इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब देखो यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है, उसे आप साथ के साथ बनाओगे। आपके पास जो बैलेंसेस है बैलेंस शीट में, उसे आप लिखोगे क्रेडिट साइड पर 2,40,000, 2 लाख और 1,60,000 क्रेडिट बैलेंस होता है पार्टनर्स।
अब यहाँ पर जो आपने एडजस्टमेंट की एंट्री बनाई है उसमें देखो क्रेडिट कौन हो रहे हैं, अंशु और अंजू। किसकी वजह से, कौन सा अकाउंट इसके साथ डेबिट हो रहा है, वो है अनुपमा। तो आप लिखोगे बाय अनुपमा अकाउंट पर्टिकुलर्स में, और जिसके अकाउंट आप क्रेडिट कर रहे हो उनके अकाउंट के बैलेंसेस में 11,000 आप लिखोगे, ऐड करोगे। अब अनुपमा का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर आ जाओ, और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हो रहे हैं वो दोनों अकाउंट आप लिखोगे, लेकिन अमाउंट किस में लिखोगे, आप अनुपमा के अकाउंट में लिखोगे, क्योंकि अनुपमा का अकाउंट दोनों की वजह से 22,000 रुपए से डेबिट हो रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया, जैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं वैसे ही आपको करना। अब देखो नेक्स्ट, आपको जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन करना। जनरल रिजर्व का पूरा वो चाहते हैं उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में 2:2:1 में। तो यहाँ पर तीनों पार्टनर का शेयर आपको पता चल गया। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व का बैलेंस है आपका क्रेडिट, जिसे आप क्लोज करोगे तो आप इसको डेबिट करोगे 48,000 से, तभी तो ये क्लोज हो जाएगा, ये अकाउंट खत्म हो जाएगा। और इसका बैलेंस आपने कहाँ ट्रांसफर किया, पार्टनर्स के अकाउंट में, जो कि एडिशन होगा, एक तरह से प्रॉफिट है, तो आप उनके अकाउंट को एडिशन कर रहे हो, उनके अकाउंट को क्रेडिट करो। 19,200 और 9600। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। ये जितनी भी ट्रांजेक्शन आपको ध्यान से देखनी है, समझ के करनी है, कोई चीज छोड़नी नहीं है। आपको बैलेंस शीट में भी ध्यान से देखना है, जिसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो आपको उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो भी ध्यान से समझ के करनी होगी। अब देखो ये जो जनरल रिजर्व है ये आप इनके अकाउंट्स में, पार्टनर्स के अकाउंट में साथ ही साथ क्रेडिट कर दो, ताकि आप कोई चीज मिस ना करो। साथ ही साथ आप करते जाओगे तो क्वेश्चन आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये नहीं रहेगा कि अभी मुझे कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो क्रेडिट करना था, इसलिए हमने तीनों के अकाउंट में इस अमाउंट को क्रेडिट कर दिया, और जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ था वो हमने लिख दिया बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। अब बारी आती है क्लोजिंग करने की। क्लोजिंग बैलेंसेस इन तीनों पार्टनर्स के क्या आएंगे, तो आपका अंशु का आएगा 3,70,200 रुपए, 2,30,200 अंजू का, और अनुपमा का 1,47,600। एंड में टोटल लिखो। अब आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस मिल गए हैं आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। अब बारी आती है बैलेंस शीट बनाने की। बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, तो कैसे बनाओगे, यहाँ पर कहा गया है रिवाइज्ड वैल्यू आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज की नहीं लेनी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो आपकी वैल्यूज ऑलरेडी बैलेंस शीट में है वही वैल्यू आपको लेनी है। लैंड की वैल्यू आप 2 लाख रुपए ही लोगे, 3 लाख रुपए नहीं। बिल्डिंग में से आप कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं दिखाओगे, आप जो 80,000 रुपए है वही दिखाओगे, 4,000 रुपए लेस करके नहीं दिखाओगे। प्लांट भी आप डेप्रिशिएट करके नहीं दिखाओगे, आपका जो 1,60,000 रुपए आ रहा है वही दिखाओगे। स्टॉक की वैल्यू 2,25,000 नहीं आएगी, 2,10,000 ही आएगी, जो आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड की। डेटर्स वो भी आपके 50,000 आएंगे, और कैश वो भी आपका 20,000 रहेगा। तो एंड में टोटल 7,20,000 एज इट इज वही रहेगा, आपके एसेट्स में कोई भी चेंज नहीं। अब बारी आती है लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स उन्होंने कहा है 2,000 से राइट ऑफ करना चाहते हैं, क्या वो करोगे आप, नहीं। जब ये कहा गया है एसेट्स और लाइबिलिटीज को आपको छेड़ना नहीं है, जो बुक्स में रिकॉर्ड है वही वैल्यू लेनी है, तो आप वही लोगे 65,000 रुपए। बिल्स पेबल वो भी आपका सेम 7,000 रहेगा। जनरल रिजर्व क्या इसको आप दिखाओगे बैलेंस शीट में, नहीं, ये आपका बैलेंस शीट में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये पार्टनर्स ने क्या चाहा था कि वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया है, क्रेडिट कर दिया, तो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट से हट जाएगा आपका। अब कैपिटल अकाउंट्स रह गए हैं, कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस आपने जो नए निकाले हैं वो लिखोगे, यहाँ पर जो बैलेंसेस है वो नहीं लिखोगे। अब जो आफ्टर एडजस्टमेंट आपके आ रहे हैं बैलेंसेस पार्टनर्स के वही लिखोगे, और एंड में लिखोगे टोटल 6 लाख। अब देखो क्या चेंज आया आपकी बैलेंस शीट में, कहाँ कहाँ चेंज आया आपकी बैलेंस शीट में, चेंज आया एक तो कैपिटल अकाउंट्स में, दूसरा जो जनरल रिजर्व आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया वो आपकी बैलेंस शीट से हट गया। तो एंड में टोटल ये भी 7,20,000 आएगा। तो क्या आपको अब आप समझ गए हो किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जहां पर आपको रिवाइज वैल्यू नहीं लेनी, आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट पार्टनर्स के अकाउंट्स में करनी है, बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज को नहीं छेड़ना।
इसके बाद जैसा-जैसा वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं दिखाना है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आप रिवाइज्ड वैल्यू को ले ही नहीं रहे। लेकिन उसका इम्पैक्ट पार्टनर्स पे क्या पड़ने वाला है, वो दिखाना है। गुडविल आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते ही नहीं हो, लेकिन अगर आज बिज़नेस को बेचा जाता तो ये एक्स्ट्रा मनी इनको मिलता पार्टनर्स को। तो उसका इफेक्ट किस पर कितना पड़ता वो आपको ज़रूर शो करना है। तो किस तरह से शो करना है, वर्किंग नोट किस तरह से बनाने हैं, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते गए हो। कहीं अभी भी कंफ्यूजन या डाउट रह गया है या किसी और क्वेश्चन को आप समझ नहीं पा रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी उसकी वीडियो डालूँगी ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑनलाइन सेशन की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी।